बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है आरोह। बच्चों, आरोह के अंतर्गत हम गद्य खंड का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा अध्याय है 2 और हमारी जो लेखिका है वो कृष्णा सोबती हमारी लेखिका है। और आज जो हमारे पाठ का नाम है वो है मियां नसरुद्दीन। बच्चों, हम लेखिका का जीवन परिचय, उनका कृतित्व परिचय और उनके द्वारा लिखा गया शब्द चित्र हम हस्मत, क्या नाम है बच्चों इसका? हम हस्मत। हम हस्मत से जो ये शब्द चित्र लिया गया है मियां नसरुद्दीन, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। बच्चों, हम मियां नसरुद्दीन के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरह लेखिका एक दिन मटैया महल के पास से निकलती हुई और मियां नसरुद्दीन की दुकान तक पहुंच जाती है जहां पर लिखा हुआ था नान बाई मियां नसरुद्दीन। तो लेखिका की उत्सुकता बढ़ती है और वो मियां नसरुद्दीन से पूछने लगती है कि आप किस तरह खाना बनाने लगे, ये जो रोटी आप बना रहे हैं ये रोटी आपने कब से बनानी शुरू करी और किससे आपने सीखी। तो उसके जवाब में मियां नसरुद्दीन किस तरह जवाब दे रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, हम इसका कुछ भाग पढ़ चुके हैं जिसमें लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास पहुंचती है और जब मियां नसरुद्दीन जो कि 70 साल की उम्र के हैं वो लेखिका से पूछते हैं कि कहीं आप अखबार नवीस तो नहीं हो, यानी आप कहीं पत्रकार तो नहीं हो जो फालतू की बातें पूछ करके, जो निठल्ले और बेकार लोग होते हैं वही पत्रकारिता का काम करते हैं। तो लेखिका बताती है वो है तो पत्रकारी, लेकिन वो ये जानना चाहती है कि ये नानबाई क्या होते हैं और आप नानबाई कैसे बने, और जो ये नानबाई होते हैं इन्होंने कहाँ तक या कहाँ से कहाँ तक अपना काम किया है। तो इस बारे में लेखिका मियां नसरुद्दीन से जान रही है। हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं बच्चे कि जहाँ मियां नसरुद्दीन ये बता रहे हैं कि जब हमारे वालिद साहब यानी हमारे पिताजी ने हमको जब काम का हुनर सिखा दिया, यानी काम करने की जो कला सिखा दी रोटी बनने की, और उसके बाद जब वो मतलब स्वर्ग सिधार गए या जब उनकी डेथ हो गई तो उसके पश्चात हम उनके ठिये पर यानी उनके स्थान पर हम बैठ गए, हम कहीं बाहर कोई हुनर या कला सीखने नहीं गए। तो वो अपने वालिद यानी अपने पिताजी के बारे में लेखिका को बता रहे हैं और अपने वालिद को याद कर रहे हैं। आगे देखो बच्चों, आपके वालिद मियां नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। यानी कि लेखिका ने जब बातचीत के दौरान पूछा कि आपके वालिद यानी आपके वालिद अब कहाँ हैं या आपके वालिद की कब मतलब मृत्यु हो गई, जो कुछ भी उन्होंने पूछा, उन्होंने केवल एक ही शब्द कहा लेखिका ने कि आपके वालिद। ये सुनते ही मियां नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर के लिए होता है, लम्हा का अर्थ होता है पल भर के लिए, किसी भट्टी में गुम हो गई। यानी कि जो रोटी बनाने वाली भट्टी थी उसकी तरफ वो एक नज़र होकर के देखने लगे। जैसे जनरली अपन किसी से कोई बात पूछ लेते हैं और उसको अपनी जब पिछली बात याद आ जाती है तो वो एकदम चुप हो जाता है और एक तरफ देखने लगता है। उसी प्रकार मियां नसरुद्दीन की आंखें थी जो पल भर के लिए किसी भट्टी के अंदर गुम हो गई, यानी वो भट्टी की तरफ देखने लगा किसी गहरी सोच में है, फिर सिर को हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे। यानी कि जब वो गहरी सोच में डूब गए तो उन्होंने सिर हिलाया और कहा, जब लेखिका ने पूछा क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया, यानी कि जो उनके वालिद साहब थे यानी उनके जो पिताजी थे उनका चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम गया। और मियां नसरुद्दीन बोले, हाँ, हमारे वालिद साहब बहुत मशहूर थे, मशहूर यानी बहुत प्रसिद्ध थे। मियां बरकत शाही नानबाई गड़ैया वाले के नाम से और उनके वालिद यानी कि हमारी जो दादा साहिब थे वो आला नानबाई मियां कल्लन। यानी कि अब जो मियां नसरुद्दीन है वो बताने लगे अपने वालिद साहब के बारे में कि हमारे जो वालिद साहिब थे वो बहुत प्रसिद्ध थे और वो मियां बरकत शाही नानबाई गड़ैया वाले के नाम से मशहूर थे। यानी उनके वालिद यानी मियां नसरुद्दीन के पिताजी का नाम था बरकत शाही नानबाई गड़ैया वाले, यानी इस नाम से वो मशहूर थे। और उनके वालिद यानी कि किनके दादाजी? मियां नसरुद्दीन के जो दादाजी थे यानी वालिद के जो वालिद थे हमारे दादा साहिब थे, उनका नाम था आला नानबाई मियां कल्लन। यानी नानबाई तो सब अपने नाम के आगे लगाते थे क्योंकि वो रोटी बनाने का पेशा किया करते थे या काम किया करते थे। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो? यानी लेखिका पूछ रही है मियां नसरुद्दीन से कि आपको इन दोनों में से अपने दादा साहिब या अपने वालिद साहिब की कोई नसीहत का अर्थ होता है बच्चों कोई शिक्षा जो उन्होंने आपको दी हो, कोई सीख उन्होंने आपको दी हो, वो आपको याद है? नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। यानी कि अब नसरुद्दीन जो हैं वो एक व्यंग्य के रूप में कह रहे हैं कि नसीहत
नसीहत किस बात की होती है? काम को करने से काम आता है, नसीहत से, शिक्षा लेने से या सीख लेने से काम करना नहीं आता है। यानी हम किसी काम को जब तक प्रैक्टिकली नहीं कर लेंगे तब तक काम करना नहीं आएगा। और केवल लिखने पढ़ने से ही काम नहीं आता है, काम को करने से काम आता है। तो यहाँ मियां नसरुद्दीन लेखिका से कह रहे हैं कि नसीहत का है कि मियाँ काम तो करने से आता है, नसीहतों से काम करना नहीं आता है। आगे देखो बच्चों, वजह फरमाया है, पर यह तो बताइए कि जब आप, यानी हमने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा, वजह फरमाया यानी ठीक कहा। अब लेखिका यहाँ कह रही है मियां नसरुद्दीन से कि आपने बिल्कुल वजह फरमाया, बिल्कुल ठीक कहा, काम तो करने से आता है, केवल सीख लेने से काम नहीं आता है। पर ये तो बताइए, जब उन्होंने, लेखिका ने भट्टी की ओर इशारा करके कहा कि जब आप इस काम पर लगे, यानी भट्टी में जब रोटियां सेकने के काम पर लगे, तो आपके वालिद साहब थे, जो आपके पिताजी थे, उन्होंने सीख के तौर पे कुछ तो बताया होगा आपको कि भट्टी में रोटी कैसे सेकनी है, या आटा कैसे लगाना है, या तंदूर कैसे बनानी है, मतलब कुछ तो सिखाया होगा आपके वालिद साहब ने। तो नसरुद्दीन साहिब ने जल्दी 2-3 कश खींची, यानी जो नसरुद्दीन, मियां नसरुद्दीन थे, उन्होंने बीड़ी के 2-3 जल्दी कश खींचे ताकि वो लेखिका को जवाब दे सके। फिर गले को साफ किया और बड़े ही अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते। यानी कि मियां नसरुद्दीन हर बात में एक व्यंग कर रहे हैं, यानी वो हर बात को इस तरह खींच के कह रहे हैं। तो लेखिका से कह रहे हैं कि आपको कुछ पूछना है या मेरे मुख से कुछ कहलवाना है तो पहले ही कह देते, मैं कह देता आपको। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कहे आलिफ, बच्चा कहता है आलिफ, कहे बे, बच्चा कहता है बे, कहे जीम, बच्चा कहता है जीम। अब देखो मियां नसरुद्दीन किस तरीके से लेखिका को समझा रहे हैं कि हमारे वालिद साहब ने हमें कौन सी नसीहत दी है या कौन सी शिक्षा दी है, काम को काम से करने से आता है। लेकिन लेखिका फिर भी पूछ रही है भट्टी की ओर इशारा करके, भाई भट्टी में कुछ काम करना भी तो सिखाया होगा आपको। तो मियां नसरुद्दीन देखो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ना जाता है, उस्ताद यानी गुरु के यहाँ जब पढ़ने जाता है तो उस्ताद कहता है बच्चे से बोल आलिफ, तो बच्चा क्या बोलता है आलिफ। और जब वो बच्चे से कहता है बोल बे, तो बच्चा कहता है बे। बच्चे से जब उस्ताद कहता है जीम, तो बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। यानी कि जब ये 3-4 चीज़ें जब उस्ताद अपने शागिर्द को, शागिर्द का अर्थ होता है बच्चों शिष्य, जब अपने शिष्य को सिखा देता है तो शागिर्द क्या करता है, परवान करना, यानी उन्नति की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। शागिर्द यानी शिष्य उन्नति की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी 3-4 अक्षर जब वो अपने बच्चे को, यानी अपने शिष्य को, जब जो गुरु होते हैं या उस्ताद होते हैं वो सिखा देते हैं तो बच्चा परवान करता है, यानी उन्नति की ओर चला जाता है। समझे साहिब, ये बात किसने कही है? ये बात मियां नसरुद्दीन ने कही है। एक तो पढ़ाई ऐसी, और दूसरी बात बीच में ही छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज़ दे डाली। देखो यहाँ वो अभी मियां नसरुद्दीन लेखिका को बता रहे थे कि बच्चे को जब उस्ताद पढ़ाता है अपने शागिर्द को तो उससे कुछ बोलने के लिए कहता है तो बच्चा वो ही बोलता है। फिर उस्ताद बच्चे के सिर पे हाथ रख देता है और बच्चा उन्नति की ओर चढ़ता हुआ चला जाता है। तो यहाँ अब मियां नसरुद्दीन कह रहे हैं कि एक तो पढ़ाई हुई, एक तो हम जो पढ़ते हैं, जो हम शिक्षा ले रहे हैं वो शिक्षा होती है, और एक होता है काम को सीखना। क्या होता है? जो प्रैक्टिकली प्रायोगिक रूप से जिस काम को हम करते हैं। तो ये तो हुई शिक्षा जो उस्ताद अपने शागिर्द को करा रहे हैं। एक तो पढ़ाई ऐसी ही, और दूसरी तो इतनी ही बात उन्होंने मियां नसरुद्दीन ने की और अपनी बात को बीच में ही काट दिया और छोड़ करके सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह ने आना हुआ, पर क्यों भाई मीर साहिब आप सुबह क्यों नहीं आए? मीर साहिब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं और फिर बतावेंगे। देखो बच्चों, कई बार होता है अपन दो जने आपस में बात कर रहे होते हैं और सामने कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो अपन उसकी बात छोड़ करके और तीसरे व्यक्ति से बात करने लग जाते हैं। इसी प्रकार जब मियाँ नसरुद्दीन लेखिका की बात के जवाब दे रहे थे कि उन्होंने अपने वालिद से किस प्रकार शिक्षा पाई, इसी बीच में क्या हुआ कि सामने से मीर साहिब आ गए और मियाँ नसरुद्दीन ने मीर साहिब को आवाज़ दे करके पूछा कि मियाँ अभी सुबह क्यों नहीं आए? तो मीर साहिब ने सिर हिला करके कहा मियाँ अभी आते हैं, और लौट करके बताते हैं कि हम सुबह क्यों नहीं आए। आगे देखो, आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना। इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात हो,
हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदर से तो बच्चा, अब देखो जब मियां नसरुद्दीन की मीर साहिब से बात पूरी हो गई तो लेखिका ने कहा आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे। एक पढ़ाई जो उस्ताद ने शागिर्द को सिखा दी, दूसरी पढ़ाई के बाबत यानी उसकी दूसरी पढ़ाई के संबंध में भी कुछ कह रहे थे। तो इस बार मियां नसरुद्दीन ने इस तरह से रिलाया मानिए कि वो सुकरात हो। बच्चों, सुकरात एक बहुत बड़े यूनानी दार्शनिक हुए थे। कौन है सुकरात? यूनानी दार्शनिक यानी यूनानी फिलोसफर थे जो दर्शन शास्त्र की बातें किया करते थे, कल्पना लोक से भी परे की जो बातें किया करते थे। तो लेखिका को मियां नसरुद्दीन इस तरह प्रतीत हुए, मानी उनका गर्दन हिलाना इस तरह प्रतीत हुआ मानी कि वो सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। मियां नसरुद्दीन बोले, सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदर से होता है बच्चों एक जो मुस्लिम समाज की जो पाठशाला होती है जहाँ कुरान की शिक्षा दी जाती है वो होते हैं मदरसे। जैसे हमारे यहाँ इस विद्यालय होते हैं, गुरुकुल होते हैं, उसी प्रकार मदरसे होते हैं। अब देखो मियां नसरुद्दीन कह रहे हैं बच्चा ना कच्ची में बैठा, ना बैठा वह पक्की में, ना दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। अब मियां नसरुद्दीन क्या कर रहे हैं? दूसरी पढ़ाई के बारे में बता रहे हैं। एक पढ़ाई तो वो जिसमें उस्ताद जैसा वो कहता है बच्चा वैसा ही बोलता है, और दूसरी पढ़ाई वो जिसमें बच्चा ना कच्ची में बैठा यानी ना पहली क्लास में आया ना पक्की में बैठा, जिसे हमारे यहाँ चलती है नर्सरी चलती है, फिर केजी चलती है, फिर यूकेजी चलती है, फिर प्रेप चलती है। उसी प्रकार मियां नसरुद्दीन यहाँ बता रहे हैं कि बच्चा ना कच्ची में बैठा, ना बैठा वे पक्की में, ना दूसरी में, और सीधा ही कहाँ बैठ गया? तीसरी में जाके बैठ गया। हम ये पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का? यानी कि मियां नसरुद्दीन अब लेखिका से ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि बच्चा जब कच्ची में भी नहीं बैठा, पक्की में भी नहीं बैठा और दूसरी में भी नहीं पढ़ा तो वो सीधा तीसरी में चला गया। तो ये जो 3 क्लासें थी यानी 3 जमात का मतलब होता है कक्षाओं में, जब वो 3 कक्षाओं में नहीं गया तो उन 3 जमातों का यानी 3 क्लासों का क्या हुआ? सीधा ही कैसे वो 3rd क्लास में या तीसरी क्लास में चला गया? क्या हुआ इन 3 क्लासों का? अपना ख्याल था कि मियां नसरुद्दीन नान भाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का क्या हुआ? अब लेखिका सोच रही थी कि मियां नसरुद्दीन बताएंगे कि दूसरी तरीके की पढ़ाई कैसी होती है और उसके बारे में उसका निचोड़ निकाल करके यानी निष्कर्ष निकाल करके हमको बताएंगे कि हमने अपने वालिद साहब से क्या सीखा। यहाँ तो उल्टा ही बढ़ गया। यहाँ तो क्या किया मियां नसरुद्दीन ने जो प्रश्न थे वो किस पे दाग दिए? लेखिका पर दाग दिए और कहा आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का क्या हुआ? ये बात तो मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियां कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। ये बात तो मेरी समझ के तो बाहर है। लेखिका ने कहा ये बात मेरी समझ के तो बाहर है भैया, उन 3 क्लासों का क्या हुआ मुझे क्या पता। तो इस बार शाही नानबाई मियां कल्लन के पोते यानी जो मियां नसरुद्दीन थे वो किसके पोते थे? मियां कल्लन के पोते थे। अपने बचे कुचे दांतों में खिलखिला कर हंस दिए यानी 70 साल की उम्र में जो उनके मुंह में दांत बचे हुए थे उन्हीं दांतों से वो खिलखिला करके हंस दिए और बोले मतलब मेरा क्या साफ नहीं था? तो लो साहिब अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना ना सीखते, हम बट्टी बनाना ना सीखते। तो देखो जब खिलखिला कर हंसे और उन 3 क्लासों का अब निष्कर्ष मियां नसरुद्दीन बता रहे हैं कि मेरा मतलब तो बिल्कुल ही साफ था। क्या आपको क्या साफ नहीं लग रहा था? लो साहिब मैं अभी साफ हो जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। जरा देर के लिए आप ये मान लीजिए हम बर्तन धोना ना सीखते, यदि हम भट्टी बनाना ना सीखते और भट्टी को आंच देना ना सीखते तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? देखो मियां नसरुद्दीन ने यहाँ कितनी अच्छी बात कही है। जब लेखिका ने मियां नसरुद्दीन से पूछा कि आपके वालिद साहब ने आपको क्या क्या सीख दी, तो मियां नसरुद्दीन ने कहा कि हमने काम किया है, काम को करने से आता है। हमने सर्वप्रथम क्या किया? हमने बर्तन धोने सीखे, भट्टी बनानी भी सीखी, यदि और दूसरा हमने भट्टी को आंच देना भी सीखा। यदि ये काम नहीं सीखते तो क्या हम सीधे ही रोटी बनाना सीख जाते? हम सीधे ही नानबाई बन जाते? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम नानबाई का हुनर फिर नहीं सीख पाते। मियां नसरुद्दीन हमारी और कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। यानी कि अब मियां नसरुद्दीन लेखिका की तरफ देख रहे हैं कि मैंने तुम्हारी बातों का जवाब दे दिया, अब तुम मेरी बात का जवाब दोगी। यदि मैं इन सब चीज़ों को नहीं सीखता तो क्या मैं नानबाई का हुनर सीख पाता? फिर बड़े ही मजेवे अंदाज में कहा
ये मियाँ नसरुद्दीन कह रहे हैं, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। तालीम की तालीम मतलब शिक्षा की शिक्षा, शिक्षा की शिक्षा। यहाँ मियाँ नसरुद्दीन ने एक बहुत अच्छी बात की है, शिक्षा केवल पढ़ने से, बोलने से और लिखने से ही नहीं आती है, यहाँ तो शिक्षा की शिक्षा सीखनी पड़ती है। यानी हमको प्रायोगिक रूप से, प्रैक्टिकली रूप से हमें काम को करना पड़ता है, तब हमें शिक्षा प्राप्त होती है। सिर हिलाया, हाँ साहिब, माना। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए, हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। यानी मियाँ नसरुद्दीन बताना चाह रहे हैं कि जब तक हम किसी काम को करके नहीं सीखेंगे, यानी काम को करके सीखना, केवल हमने पढ़ लिया कि रोटी इस तरह बनती है, उससे हम रोटी बनाना नहीं सीख सकते। हमको काम को करना सीखना होगा, हमको बर्तन भी धोने होंगे, हमको भट्टी भी लगानी होगी, हमको भट्टी में आंच देनी भी सीखनी होगी, हमें बहुत सारे और भी काम करने पड़ेंगे। तो यहाँ ये देखो बच्चों, ये जो शब्द चित्र है ये बताना चाहते हैं, शिक्षा केवल पढ़ने और लिखने के लिए नहीं है, केवल दिमाग में बैठाने के लिए नहीं है, करके सीखने के लिए है। शिक्षा का अर्थ है करके सीखना, यानी जो चीज़ हमने पढ़ी है लिखी है उसको हम प्रायोगिक रूप से करके सीखें। तो देखो बच्चों, अब मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए, यानी कि उन्होंने बताया हमने भट्टी भी लगाई, हमने बर्तन भी धोए, हमने सब काम किया, और ये बताते बताते मियाँ नसरुद्दीन को जोश आ गया और उन्होंने कहा अगर हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। खोमचा जानते हो ना बच्चों, जो लोग ठेले लगाते हैं और ठेलों पे जो खाना बनाते हैं, सुबह शाम का नाश्ता बनाते हैं या ठेले पे खाना बना लेते हैं, या जो फास्ट फूड होते हैं जिसको अपन कहते हैं समोसे तलते हैं, पाव भाजी बनती है, या आजकल जो ये चलते हैं पिज्ज़ा है, पास्ता है, ये लोग इस चीज़ के खोमचे लगाते हैं ना, ये ठेली, उसको खोमचे कहते हैं। कि हम यहाँ खोमचा नहीं लगाते तो आज क्या यहाँ बैठे रहते। यानी उन्होंने किस तरह अलग अलग रोटियों का खोमचा भी लगाया। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। यानी मियाँ आप कहाँ चले गए, मियाँ अपने उन दिनों में चले गए सोचते हुए कल्पना लोक में जब वो खोमचा लगाया करते थे। तो यहाँ लेखिका कह रही है जब मियाँ अपने खोमचे वाले दिन में जाने लगे तो हमने बात का रुख मोड़ दिया कि कहीं मियाँ हमको पुराने अपने उस टाइम के खोमचे वाली बातें नहीं बताने लग जाए। तो लेखिका यहाँ पूछ रही है मियाँ नसरुद्दीन से, आपने खानदानी नान भाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नान भाई है। जिक्र करना मतलब उल्लेख किया, यानी आपने मियाँ नसरुद्दीन से लेखिका ने पूछा कि आपने ये कहा कि आप खानदानी नान भाई है, क्या यहाँ और भी नान भाई हैं। मियाँ ने घूरा, यानी गुस्से से देखा, बहुतेरे बहुत सारे हैं पर खानदानी नहीं है। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात, हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नान भाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो। अब देखो, जब लेखिका ने पूछा भाई आप खानदानी नान भाई हो, क्या आपके जैसे और भी यहाँ नान भाई है, तो मियाँ ने कहा कि क्या कहा, बहुतेरे हैं पर खानदानी नहीं है। अब मियाँ के दिमाग में एक नई बात आ गई, वो लेखिका से बोलिए, सुनिए दिमाग में चक्कर काट गई, यानी हमारे दिमाग में एक बात आ रही है कि हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने एक बार ये कहा, मियाँ नान भाई कोई नई चीज़ बना के खिला सकते हो। यानी कि यहाँ मियाँ नसरुद्दीन ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो दादा और हमारे जो वालिद साहब थे या हमारे दादा परदादा थे, वो बादशाहों के यहाँ खाना बनाने का या रोटी बनाने का काम किया करते थे, यानी उनके वो नान भाई थे। तो बादशाह ने पूछा कोई नई चीज़ खिला सकते हो, हुक्म कीजिए जापना। बादशाह सलामत ने फरमाया कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके और ना पानी से बने। क्या उनसे बनी है ऐसी चीज़। अब देखो मियाँ नसरुद्दीन बड़ी बड़ी लंबी लंबी लेखिका के सामने अपनी फेंक रहे हैं कि एक बार क्या हुआ, बादशाह सलामत ने हमारे जो दादा साहिब थे उनसे कहा कि मियाँ एक ऐसी चीज़ बना करके खिलाओ जो आग से भी नहीं बने और पानी से भी नहीं बने। तो लेखिका पूछ रही है क्या बनी उनसे वो चीज़। तो देखो बुजुर्गों का अर्थ होता है बच्चों बड़े बूढ़े। तो जब लेखिका पूछ रही क्या उनसे कोई वो चीज़ बनी या नहीं बनी, क्यों ना बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराई। अब मियाँ नसरुद्दीन कह रहे हैं, मतलब अपनी प्रशंसा में कह रहे हैं लेखिका से, क्यों नहीं बनती साहिब, हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने वो चीज़ बनाई और बादशाह सलामत ने उसको खाया भी और खूब सराया भी, वही उसकी बहुत प्रशंसा की। अब लेखिका कह रही है देखो, लगा हमारा आना कुछ रंग लाया, चाहता है बेसब्री से पूछा वह पकवान क्या था, कोई खास ही चीज़ होगी। यानी कि अब लेखिका को लगा भी मैं यहाँ आई हूँ और इनसे कुछ सवाल जवाब कर रही हूँ तो ये शायद मुझे और कुछ पुरानी बातें अपनी बताएगी, यानी हमारा आना कुछ रंग ला गया है, मतलब कुछ काम हमारा यहाँ निकलेगा, हम कुछ अखबार में लिख पाएंगे या हम कुछ अपनी किताबों में लिख पाएंगे। बेसब्री से यानी बहुत अधीरता से जल्दी से लेखिका ने पूछा, जल्दी से पूछा कि वह पकवान क्या था और क्या कोई खासी चीज़ बनी थी।
यानी लेखिका जानना चाहती है ऐसा कौन सा पकवान था जिसमें आग भी काम नहीं आई और पानी भी काम नहीं आया। मियाँ कुछ देर तो सोच में खोए, सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले। अब वो मियाँ क्या है सोचने लगे, भाई ऐसा तो कोई पकवान था ही नहीं, उन्होंने तो क्या पता प्रशंसा में ये शब्द कह दिए या उनको पकवान का नाम नहीं पता था। तो मियाँ नसरुद्दीन क्या है सोच में खो गए। तो लेखिका सोच रही है शायद पकवान के ऊपर कुछ बताएंगे कि पकवान क्या था, लेकिन नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, मियाँ नसरुद्दीन ये हम ना बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि यह एक कहावत है, न कि खानदानी नान भाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। देखो अब मियाँ नसरुद्दीन को उस पकवान का नाम तो पता नहीं था, कह तो दिया कि हमारे बुजुर्गों ने इस तरीके का पकवान बनाया था जिसको बादशाह सलामत ने खाया भी खूब और सराहा भी खूब, लेकिन उसका नाम जब उन्हें नहीं पता और लेखिका ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बड़ी रुखाई से जवाब दिया, बेरुखेपन से जवाब दिया कि हम ये नहीं बताएंगे कि पकवान कौन सा था, बस आप इतना समझ लीजिए, इतना का मतलब है इतना समझ लीजिए कि यह एक कहावत है। क्या कहावत है कि जो खानदानी नान भाई होते हैं वो कुएं में भी रोटी पका सकता है, यानी उसको भट्टी की भी जरूरत नहीं है, पानी की भी जरूरत नहीं है। कुएं की जो भट्टी की तरह कुएं की पाड़ भी होती है ना, जैसे भट्टी अंदर से गोल होती है ऐसे कुआं भी गोल होता है, उसके अंदर भी रोटी पका सकता है। यह एक कहावत है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर पूरी ही उतरती है। कर्तव्य यानी कला, यानी ये कहावत कभी भी गढ़ी गई हो, चाहे पहले गढ़ी गई हो चाहे अभी गढ़ी गई हो, लेकिन हमारे बुजुर्गों की कला पर पूरी उतरती है कि हमारे बुजुर्ग इसी तरीके की रोटियां बनाया करते थे। आगे देखो बच्चों, अब लेखिका कह रही है, मजा लेने के लिए टोका। लेखिका ने कहा कहावत यह सच्ची भी है। लेखिका ने मजा लेने के लिए कहा, हाँ हाँ ये कहावत बिल्कुल सच्ची है कि जो आपके बुजुर्ग थे, जो नानबाई थे, वो कुएं में भी रोटी बना सकते थे। मियाँ ने तरेरा, तरेरा का मतलब आंखें टेढ़ी की, गुस्से में देखा। जब लेखिका ने मजे लिए, हाँ ये बिल्कुल सही है कि आपके जो बुजुर्ग लोग थे वो कुएं में रोटी बना सकते थे, ये कहावत बिल्कुल सच्ची है, तो मियाँ को गुस्सा आ गया और उन्होंने आंखें टेढ़ी करके गुस्से में देखा। और क्या ये झूठी है, मतलब आप ये कहना चाहती हो उपहास उड़ा करके, यानी हंस करके मुस्कुरा करके, तो ये क्या कहावत झूठी है कि हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो कुएं में रोटी नहीं बना सकते थे? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी क्या? पकती देखी है कभी रोटी? जनाब पकती तो आँच से है, समझी। यानी अब मियाँ नसरुद्दीन अपनी सतह पर आ गए और कह रहे हैं, और क्या ये झूठी कहावत है? आप ये बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? यानी मियाँ नसरुद्दीन लेखिका से कह रहे हैं, भाई रोटी तो रोटी की तरह ही पकेगी ना, उसमें झूठ का क्या काम है? झूठ से थोड़ी रोटी पकती है, क्या झूठ से कभी रोटी पकती हुई देखी है? रोटी जनाब रोटी तो पकती है आँच से। ये तो एक कहावत है कि भाई कुएं में भी रोटी पका देते हैं, लेकिन रोटी किससे पकती है? रोटी आँच से ही पकती है, समझे? यानी मियाँ नसरुद्दीन यहाँ लेखिका को समझा रहे हैं। अब सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं, यानी लेखिका ने यहाँ सिर हिलाया और कहा आप बिल्कुल ठीक फरमाते हैं। फरमाने का मतलब कहना आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ने आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजिए। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, दो जने बातचीत करते करते तीसरा कोई व्यक्ति आ जाता है तो उससे ही बोलने लग जाते हैं। तो मियाँ नसरुद्दीन लेखिका से बात करते करते उस वक्त कोई एक मियाँ रहमत वहाँ से जा रहे थे और उनको आवाज़ लगा के बोले, मियाँ रहमत इस वक्त किधर जा रहे हो? और वह लौंडिया यानी वो लड़की जो रुमाली रोटी लेने के लिए आने वाली थी वो अभी तक आई नहीं। अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, शाम को मंगवा लीजिए। जो जनरल अपन सामान्य बातचीत करते हैं ये वो बातचीत है। देखो बच्चों, रुमाली क्या होती है? रुमाली एक तरह की रोटी होती है जो रुमाल की तरह बड़ी और पतली होती है, यानी बहुत बड़ी गोल रोटी होती है। और वो रुमाल जब उसको रुमाल की तरह उसको तय बना करके उसको सेका जाता है और उसको रुमाल की तरह ही खोल करके खाया जाता है, वो होती है रुमाली रोटी। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। अब यहाँ लेखिका फिर कह रही है, जहमत का अर्थ होता है कष्ट उठाना। क्या होता है? कष्ट उठाना। तो मियाँ एक बात आपको बताने की है, जहमत यानी कष्ट उठाना पड़ेगा। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली, यानी दो तो पहले ही पी चुके थे, अब तीसरी बीड़ी सुलगा ली। सो कुछ फुर्ती पा गए, यानी बीड़ी पीने के बाद में फुर्ती पा गए, मतलब शीघ्रता आ गई उनके अंदर, थोड़ा सा जोश आ गया। हम लेखिका से बोले, पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेंगे, उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके हैं। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। अब देखो बच्चों,
क्या हुआ, अब लेखिका मियाँ से कह रही है, मियाँ आपको एक बात बताने की और जहमत उठानी पड़ेगी, यानी आपको एक बात बताने का, एक बात और बता दीजिए, वो थोड़ा सा कष्ट आपको उठाना पड़ेगा। तो मियाँ ने एक बीड़ी सुलगा ली और उससे उनके अंदर शीघ्रता यानी फुर्ती आ गई। तो फिर बोले वो लेखिका से, अरे बात ही तो पूछ रहे हो, पूछ लो, पूछने में क्या जाता है, कोई जान थोड़ी ले लोगे बात पूछने में भी, कोई हमको मार थोड़ी दोगे, और उसमें भी अब क्या देर है, और अगर जान भी चली जाती है तो क्या देर है, 70 के तो हम हो ही गए हैं। फिर अपने आप से बोलने लगे, वालिद मरहूम यानी जो हमारे उनके जो पिताजी थे वो वालिद मरहूम थे, वो कूच किए यानी कि जो वो मृत्यु को प्राप्त हुए 80 की उम्र में। हमारे जो वालिद मरहूम थे वो अपने आप से ही कह रहे हैं कि मेरे जो वालिद मरहूम थे वो 80 की उम्र में चले गए, और मालूम नहीं कि हमें इतना समय या हमें इतनी मोहलत, मोहलत का मतलब होता है समय, हमें इतना समय ना मिले या ना मिले, यानी हम 80 साल तक जिए या ना जिए, हो सकता हो हम पहले चले जाए। हमारे जो वालिद थे वो 80 की साल में कूच कर गए यानी कि चले गए। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन पाया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मतलब मजमून का मतलब होता है बच्चों, मजमून होता है विषय या मामला। जब वो एकदम मतलब कि गंभीर हो गए मियाँ नसरुद्दीन और कहने लगे कि हमारे वालिद साहब 80 में चले गए, हम 70 के तो हो ही गए हैं, और क्या पता हम भी कितने दिन के हैं, अभी चले जाएं या हमको भी कुछ टाइम मिले या ना मिले। तो इस विषय पर लेखिका कह रही है, जब वो गंभीर हो गए मियाँ नसरुद्दीन तो हमने इस मामले पर या इस विषय पर हमसे कुछ कहते न बन पाया, यानी उन्होंने आगे कुछ पूछा नहीं। और कहा, और पूछने लगी, लेखिका ने बात बदल दी और कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। शाही बावर्ची खाना होता है बच्चों रसोईघर, जो शाही का मतलब रॉयल, जो बादशाहों का, राजाओं का जो रसोईघर होता था उसको कहते थे शाही बावर्ची खाना में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका। बेरुखी का मतलब होता है अप्रसन्नता से, यानी अभी जो बात बताइए उसी बात को बार बार क्यों पूछ रही हैं। तो कहा, ये बात तो हमारी पहले ही हो चुकी है ना। हो तो चुकी है साहिब, अब लेखिका कह रही है, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग ने काम किया या आपके बुजुर्ग यहाँ काम किया करते थे। यानी लेखिका बात में से बात निकाल रही है, पूछ रही है, आपने ये तो बताया था कि आपके बुजुर्ग थे जो शाही बावर्ची खाने में काम करते थे, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कौन से बादशाह के यहाँ काम किया करते थे। अब देखो मियाँ नसरुद्दीन क्या कह रहे हैं, अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हो। बाल की खाल निकालना यानी सूक्ष्म ढंग से छानबीन करना। ये बच्चों एक मुहावरा है। क्या है ये? एक मुहावरा है, बाल की खाल निकालना यानी बहुत सूक्ष्म तरीके से बात की जांच करना। अब देखो मियाँ नसरुद्दीन कह रहे हैं कि जब लेखिका पूछ रही है भाई किस बादशाह के यहाँ काम किया करते थे, तो मियाँ नसरुद्दीन कह रहे हैं, अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकाल रही हो। अब हम कहाँ से तुम्हारे लिए उसका पता लेके आए, कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे। सो क्या काफ़ी नहीं है? क्या यही आपके लिए ज़्यादा नहीं है कि बादशाह के यहीं काम करते थे? अब बादशाह तो क्या मुग़ल सल्तनत कब तक लंबी चली आई, एक के बाद एक बादशाह चले आए, तो अब किसी न किसी बादशाह के यहाँ तो काम करते ही थे। अब देखो आगे, हम खिसियानी हंसी मतलब धीरे से हंसे, चुपचाप से। है तो काफ़ी, लेखिका ने कहा, हाँ ये काफ़ी है, आपने बता दिया भाई बादशाह के यहाँ काम करते थे, बहुत काफ़ी है, पर ज़रा नाम ले लेते तो उस वक्त से मिला लेते। यदि आप ज़रा नाम बता देते कि कौन से बादशाह के यहाँ काम करते, तो हम उस वक्त का समय मिला लेते कि उस वक्त ये वाले बादशाह हुए और उस वक्त आपके दादा परदादा कौन से थे जो उस बावर्ची खाने में काम करते थे। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? यहाँ मियाँ नसरुद्दीन कह रहे हैं कि आप वक्त को किससे मिलाते? मियाँ जैसे हमारी खिल्ली उड़ाती हूँ, मतलब मियाँ मतलब इस तरह हंसे, उपहास किया उन्होंने लेखिका का। उन्होंने क्या किया, लेखिका की मजाक बनाई कि आप किससे वक्त मिला लेते। और क्या किया, इस कह कर के मियाँ जरा से हंसे और इस तरह मानो जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो। खिल्ली उड़ाने का मतलब होता है उपहास करना, खिल्ली उड़ाना बच्चों ये भी एक मुहावरा है। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक, यानी कि मियाँ नसरुद्दीन लेखिका से कह रहे हैं कि वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया आज से? पिछला वक्त आज के वक्त से आकर के मिला है क्या कभी? खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं। यानी कि अब नसरुद्दीन लेखिका से कह रहे हैं कि अच्छा आप पूछ लीजिए, आप किसका नाम जानना चाहते हो। दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ पना बादशाह सलामत ही है। यानी कि जो मियाँ नसरुद्दीन है उनको खुद को नहीं पता कि उनके जो दादा परदादा थे वो कहाँ किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। उनको तो जहाँ पना बादशाह नाम ध्यान था, तो उन्होंने लेखिका से कहा कौन से बादशाह का नाम जानना चाहते हो। लो हम बता देते हैं, दिल्ली के बादशाह को, जैसे लोग उनके सम्मान में ही शब्द बोला करते थे, जहाँ पना बादशाह
सलामत। तो उन्होंने वही शब्द यहाँ बोल दिए कि जहाँ पना बादशाह सलामत ही है ना। कौन से? अब लेखिका कह रही है बहादुर शाह जफर की, मतलब अब लेखिका अपनी तरफ से नाम जोड़ रही है बादशाह का। क्या बहादुर शाह जफर थे? तो मियाँ ने खींच कर कहा, खींच कर माना आक्रोशित होकर थोड़े गुस्से से कहा। फिर उलट पुलट के वही बात लिख लीजिए। मतलब आप उलट पुलट के वही बात बार बार पूछ रही है। मैंने कह दिया किसी बादशाह सलामत के यहाँ काम करते थे, आप तो उनका नाम पूछ रही है। मैंने जहाँ पना नाम बता दिया, फिर भी आप कह रही है कि कौन से बहादुर शाह जफर थे या कौन थे। बस यही नाम है, मतलब आप तो बस यही नाम लिख लीजिए जो बहादुर शाह जफर आप बोल रही हो। आपको कौन बादशाह के नाम से चिट्ठी रुक्का भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही जरूरी है। आप देखो मियाँ नसरुद्दीन लेखिका से क्या कह रहे हैं कि आप तो बादशाह का नाम ऐसे पूछ रही हो जैसे आपको बादशाह के नाम से चिट्ठी पत्री भेजनी है या डाक खाने वालों को सही सही नाम पता बताना है। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। बिटर बिटर, देखो बच्चों, बिटर बिटर का मतलब होता है घूरते हुए देखना। अब मियाँ नसरुद्दीन लेखिका को घूर घूर के देखने लगे कि ये तो बाल की खाल निकाल रही है, और अब ये बादशाहों के नाम भी पूछने लगी। और सिर को हिलाया उन्होंने और अपने कारीगर से, जो वहाँ कारीगर काम कर रहे थे, उन कारीगरों से बोले, ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो। सुलगा दो मतलब भट्टी में आँच डाल दो ताकि काम से निपटे। निपटे का मतलब काम समाप्त हो, यानी रोटियां सेक दें और काम को खत्म करें। ये बब्बन मियाँ कौन है साहिब? लेखिका ने नसरुद्दीन से पूछा कि साहिब ये बब्बन मियाँ कौन है? मियाँ ने रुखाई से जैसे फांक ही काट दी हो। फांक काट देना मतलब जल्दबाजी में बोल देना। जल्दबाजी में जैसे कोई आदमी हमसे कुछ पूछ रहा है और हम जल्दी से उसका जवाब दे के अपन उसको चलता करना चाहते हैं, उसी तरह मियाँ ने बड़ी रुखाई से जैसे फांक ही काट दी हो। अपने कारीगर हैं और कौन होंगे? मियाँ नसरुद्दीन ने लेखिका से फटाफट से कहा जल्दी से कि अपने कारीगर हैं और कौन होंगे। मन में आया कि पूछ ले आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर मजमून ने छेड़ने का फैसला किया। मतलब कि लेखिका के मन में आया कि मैं पूछ लूं कि आपके बच्चे भी हैं, कोई बेटे बेटियां भी है, पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर दबे हुए अंधड़ का मतलब तूफान, यानी कि उनके चेहरे पे जो बुजुर्ग चेहरा था, उनका जो बुढ़ापे का चेहरा था, उस पर एक तूफान आया हुआ था, यानी वो एक बहुत परेशानी में थे। तूफान का मतलब है वो बहुत परेशानी में थे, इसलिए ये मजमून का मतलब है बच्चों यहाँ ये मामला न छेड़ने का फैसला किया लेखिका ने कि मैं ये मामला नहीं छेड़ूंगी कि आपके बच्चे हैं या नहीं है। और इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? मतलब लेखिका ने उनसे मियाँ नसरुद्दीन से पूछा कि ये कारीगर जो लोग हैं क्या आपके शिष्य हैं, क्या आपकी शागिर्दी करते हैं? अब देखो मियाँ नसरुद्दीन क्या कह रहे हैं, खाली शागिर्दी ही नहीं साहब, गिन के मजूरी देता हूँ। यानी केवल ये मेरे शागिर्दी नहीं है, मेरे पास काम ही नहीं करते हैं, काम ही नहीं सीखते, मैं गिन के इनको मजदूरी देता हूँ, रोजाना के पैसे देता हूँ जितना काम ये यहाँ करते हैं। 2 रुपये मण आटे की मजूरी, यानी 2 रुपये मण, 1 मण में कितने होते हैं बच्चों? 40 किलो, यानी 80 किलो आटे की मजूरी 2 रुपये, और 4 रुपये मण मैदे की मजूरी, यानी 4 मण जब मैदा होगा तो 4 रुपये मण मैदे की मजूरी, यानी पर मण, यानी 40 किलो पे 4 रुपये देता हूँ जब मैदा होता है, और जब 1 मण आटा होता है तो मैं 2 रुपये देता हूँ। मतलब इतने आटे की जब ये रोटी बनाते हैं तो मैं 2 रुपये देता हूँ, और इतने यानी 1 मण मैदे की जब ये रोटी बनाते हैं तो मैं 4 रुपये देता हूँ। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती है? अभी लेखिका पूछ ही रही है नसरुद्दीन से कि ज़्यादातर की भट्टी पर कौन सी तरीके की रोटियां बनती है। भाई रोटियां कई प्रकार की बन रही थी ना, इसलिए। अब देखो बच्चों, मजूरी का अर्थ होता है मजदूरी पारिश्रमिक, यानी काम के बदले जो धन प्राप्त होता है उसे मजूरी कहा जाता है। मियाँ को अब इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही। मजमून मतलब इस विषय पर या इस मामले पर जो लेखिका सवाल पूछ रही थी। क्या सवाल पूछा है लेखिका ने कि ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती है, यानी किस तरीके की रोटियां लोग पसंद करते हैं, किस तरीके की रोटियां यहाँ ज़्यादातर भट्टी पर बनती है। तो मियाँ को अब इस विषय पर कोई दिलचस्पी नहीं रही। फिर भी वो हमसे छुटकारा पाने के लिए बोले, यानी कि अब मियाँ उस लेखिका से छुटकारा पाना चाहते थे क्योंकि वो बहुत सारी बातें पूछ रही थी। तो मियाँ ने जल्दबाजी में फटाफट बोला, बाकरखानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाँव दीदा, गाजेबान और तुनकी, यानी इतने सारे नाम उन्होंने रोटियों के गिना दिए लेखिका को, मतलब पल भर के अंदर। क्या नाम थे? बाकरखानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाँव दीदा, गाजेबान और तुनकी, ये इतने सारे नाम मियाँ नसरुद्दीन ने किसको गिना दिए? लेखिका को, कि भट्टी में इतनी तरीके की रोटियां पकती है। फिर तेवर चढ़ाकर हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़।
तुनकी जो रोटी है ना, तुनकी नाम आया होगा इसमें, ये लास्ट वाली, और तेवर चढ़ाकर घूर कर कहा तुनकी तो पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है, महीन। यानी तुनकी जो रोटी होती है, रुमाली में बहुत बड़ी रोटी होती है, रुमाल की तरह पतली होती है, लेकिन जो तुनकी रोटी होती है वो पापड़ की तरह महीन होती है। किसने? मियाँ नसरुद्दीन ने थोड़ा लेखिका को घूर करके कहा, हाँ किसी दिन खिलाएंगे आपको, आना किसी दिन, हम आपको यहाँ खिलाएंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ अभी क्या हुआ, यहाँ पर जब उन्होंने पूछा कि कौन सी रोटी पकती है, तो मियाँ ने बहुत सारी रोटियों के नाम बता दिए और ये भी कहा कि आइएगा, आपको एक दिन हम खिलाएंगे। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया और एक लंबी सांस भरी, किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से, निकली और हजम। देखो बच्चों, अभी तक तो मियाँ थोड़ा घूर घूर कर, यानी थोड़ा गुस्से से उनको जवाब दे रहे थे लेखिका को कि इतनी तरह की रोटियां भट्टी में पकती है, आप आना, जो तुनकी होती है वो पापड़ से भी महीन होती है, किसी दिन आपको खिलाएंगे। फिर अचानक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, यानी उनको कुछ याद आने लगा और एक लंबी सांस भरी, किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने के लिए। गुमशुदा याद यानी जो यादें खो गई है, जो अभी वापस नहीं आ सकती है, उन यादों को ताज़ा करने के लिए उन्होंने एक सांस भरी और वो उस ज़माने में उतर गए, यानी उस ज़माने में चले गए और बोले, वो गए कद्रदान। कद्रदान यानी कद्र करने वाले, या किसी चीज़ की कद्र करना, या किसी चीज़ को संभाल करके रखना, जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। यानी अब मियाँ नसरुद्दीन लेखिका से बोले और अपने उस ज़माने को याद करते हुए बोले कि गए वो समय चला गया जब खाने और पकाने की कद्र होती थी, यानी कद्रदान हुआ करते थे। जब हम खाना बनाते थे, यानी हम जब रोटियां पकाते थे, खाने वाले वहाँ कया करते थे। लेकिन मियाँ अब क्या रखा है, अब निकाली तंदूर से, निकली और हजम। तंदूर में भट्टी होती है बच्चों, जिसमें रोटियां सेकी और पकाई जाती है, यानी अब वो बात नहीं रह गई है। अब क्या है, हम तंदूर में रोटियाँ पकाते हैं, लोग आते हैं, खाते हैं और हजम करके चले जाते हैं। वो हमारी प्रशंसा में एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, कहीं वाह जैसा शब्द नहीं है, और अब पहले जैसे अब कद्रदान भी नहीं रहे हैं। तो देखो बच्चों, ये जो एक तरीके से ये इंटरव्यू ही था। जो शब्द चित्र थे, हमने एक एक शब्द को पढ़ा, वो चित्र की भांति हमारी आंखों के सामने उतर गया कि किस तरह मियाँ नसरुद्दीन अपने पुराने समय को याद करते हैं और किस तरह बताते हैं कि कला को सीखा जाता है, कला को करके सीखा जाता है, काम को करके सीखा जाता है, केवल पढ़ने लिखने से काम नहीं आता है। तो यहाँ लेखिका ने जो मियाँ नसरुद्दीन की कही हुई बातें हैं, उन्हें चित्र शब्द के रूप में, यानी उन शब्दों को चित्र के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, आज हमने ये हम अस्मत जो उनका संस्मरण है, जो शब्द चित्र है, उससे ये मियाँ नसरुद्दीन लिया गया, इसको हमने यहाँ पढ़ा और समझा। बच्चों, इसमें उर्दू फारसी के, अरबी फारसी के बहुत सारे शब्द आए, उन शब्दों के हमने अर्थ भी देखे। आप इस पाठ को दोबारा से पढ़िए और इन शब्दार्थ को समझने का प्रयास कीजिए और इस शब्द चित्र को समझने का भी प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।